नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस के मामले 6,25,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो 20,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। लेकिन हम शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से आई बड़ी खबर के साथ। कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने उसे पकड़ने गए 8 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी और 7 को घायल कर दिया। विकास और उसके गैंग ने मिलकर पुलिस वालों से एक AK-47, एक राइफल और 2 पिस्टल भी छीन ली। इसके बाद एक मुठभेड़ में पुलिस वालों ने विकास के एक भाई और चाचा को मार गिराया। एक अपराधी ने पुलिस से खून की होली खेली। 8 शहीद हो गए और 7 गोलियों से जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। कानपुर के बिकरू गांव में आधी रात के बाद 3 थानों की फोर्स गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। शक है कि पुलिस के आने की जानकारी उसे पुलिस ने ही दे दी। गैंगस्टर ने एक JCB मशीन से पुलिस का रास्ता रोका और छतों के ऊपर अपने हथियारबंद गैंग को तैनात कर दिया। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। पुलिस ने भी इतने बड़े अपराधी के घर दबिश देने से पहले ज़रूरी एहतियात नहीं की। चश्मदीद कहते हैं कि वे ना तो हेलमेट पहने थे, ना बुलेट प्रूफ, और ना ही उन्होंने रणनीति के तहत कई ओर से घेराबंदी की कोशिश की। शहीद होने वालों में डेप्यूटी SP देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर महेश कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल और सिपाही जितेंद्र पाल, सुल्तान सिंह, बबलू कुमार और राहुल कुमार शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर की उम्र 30 से कम है। पुलिस को शक है कि उसके खिलाफ इस कार्रवाई में आम गांव वालों ने भी विकास दुबे की मदद की। काफ़ी गांव वालों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। गांव के चश्मदीद कहते हैं कि यहाँ विकास कई बार गोलीबारी कर चुका है। हम अपने कमरे में सो रहे थे तो फायरिंग एकदम से होने लगी, तो हम तो उठ गए तुरंत। फिर हमने वहाँ से देखा तो उधर भी आदमी थे, इधर भी, तो हमें मतलब लगा कि सब आदमी लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे तो 1-2 बार और भी फायरिंग हो चुकी है 1 साल में। घटना के बाद बड़ी तादाद में पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। विकास की तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ करते विकास का भाई अतुल दुबे और चाचा प्रेम प्रकाश पांडे मारे गए। लेकिन इस कांड से पुलिस के खुफिया तंत्र की तो पोल खुली ही, ये भी पता चला कि उसके अंदर भी घर के भेदी हैं, जिन्होंने पुलिस मूवमेंट की जानकारी अपराधी को दी। लोगों को पहले से जानकारी थी कि यहाँ पर रेकी हो गई थी कि पुलिस यहाँ पे आ रही है। उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इतनी सारी यूनिट्स को जो हमने डिप्लॉय किया है, STF को लगाया है, FSL को लगाया है, उसका पर्पज़ यही है कि मामले को पूर्ण रूपेण देखा जा सके और हर एंगल पे जांच और तफ्तीश की जा सके। पुलिस ने विकास की तलाश में कानपुर से सटे सभी जिलों के बॉर्डर फौरन सील कर दिए। उन जिलों के कप्तानों के नेतृत्व में पुलिस ने हर रास्ते पे गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। लखनऊ समेत कई जिलों में विकास की तलाश में उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी पुलिस ने दबिश दी। ये सब कुछ बहुत भयानक है। यूपी पुलिस को बरसों के बाद इतने बुरे दिन देखने पड़े होंगे, लेकिन एक वक्त है जब पुलिस के अंदर के विभीषणों को ढूंढने की अब सबसे बड़ी ज़रूरत पैदा हुई है। वरना पुलिस के आने के पहले इतनी बड़ी तैयारी अपराधी कभी नहीं कर सकता था। कानपुर में अरुण अग्रवाल, साहिब आलम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और इस वक्त मुंबई शहर में आप हल्की बारिश होते देख सकते हैं, लेकिन सुबह से ही झमाझम बारिश शहर में होती रही। कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हुई। मुंबई के भाईखला, हिंदमाता, किंग सर्कल, वडाला, दादर, कांदिवली जैसे कई इलाकों में पानी भरता हुआ नजर आया। जगह जगह जलजमाव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं भारी बारिश के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। और नीट और जेईई को लेकर बड़ी खबर यह है कि परीक्षाएं टल गई हैं और नई तारीखों का
ऐलान हो गया है। अब जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। जे एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को होगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। कोरोना संकट के चलते ये परीक्षाएं टल गई हैं। जी में 9 लाख और नीट के लिए 16 लाख छात्र परीक्षा देंगे। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी मिल गई है, लेकिन ये कुछ ही बड़े प्राइवेट अस्पतालों को छोड़कर कहीं और उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसी मरीज को अगर ये दवा चाहिए तो उसे एमआरपी से कई गुना ज्यादा पैसे देकर ब्लैक मार्केट से खरीदना होगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में रेमडेसिविर दवा खोजना आसान काम नहीं है। रेमडेसिविर के भारत में केवल 20,000 डोज ही उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर को प्राइवेट अस्पताल ने स्टॉक कर रखा है। मरीजों को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर रेमडेसिविर दवा दी जाती है। दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों के पास तो इस दवा का स्टॉक है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल के पास ये दवा नहीं है। यही वजह है कि जब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इस दवा को लिखते हैं तब मरीजों के परिजनों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर वो इस दवा को खरीदें कैसे। जो भी खरीदने की कोशिश करता है उन्हें इस दवा का महंगा दाम चुकाना पड़ता है। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में भी ये दवा उपलब्ध नहीं है, जबकि डॉक्टर मरीज बचाने की कोशिश के तौर पर परिजनों से इस दवा को मंगाते हैं, लेकिन इसे खरीदने में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। हमने जब ब्लैक मार्केट में रेमडेसिविर लेने की कोशिश की तो आप सुनिए कैसे एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है। हेलो, अच्छा भैया, आप जो है आप मेडिकल स्टोर से बोल रहे हैं ना? ये रेमडेसिविर चाहिए हमें दवा। जी, पता करना पड़ेगा भैया, बहुत महंगा है। 1400 प्रिंट है, 14, 15, 16 रुपये का है। अच्छा, कितना प्रिंट है सर? 5400 रुपये। 5400 रुपये प्रिंटर है। और कितने का आ रहा है? 15,000, 16,000 जैसे मिल जाए। तो सर कितने में मिल सकता है? पता करना पड़ेगा। प्लीज़ पता करके बताइए। आपको कितनी देर में फ़ोन करें? 10-15 मिनट में कर लो। खुद केमिस्ट एसोसिएशन भी मान रही है कि कुछ जगहों पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायत मिली है। जब ये दवा बाजार में अवेलेबल हुई है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के तो अंदर जो फार्मेसी है उसमें अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसको प्रक्योर नहीं कर पा रहे हैं कंपनियों के द्वारा, और प्रक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो कोविड पेशेंट के लिए और उसके अटेंडेंट के लिए सबसे बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब उसको दवा नहीं मिल रही होती है और उसका पेशेंट जान से खेल रहा होता है, क्योंकि ये जिम्मेवारी तो नंबर 1 तो हॉस्पिटल की है, और जो डॉक्टर इस दवा को लिख रहा है उसको कंपनी से बात करके करना चाहिए, ना ही वो कंपनी वाले का नंबर देता है। अगर कंपनी वाले का नंबर दे तो कंपनी वाला अवेलेबल करा देता है, लेकिन आज भारतवर्ष के अंदर कोविड के ऊपर इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं और इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। रेमडेसिविर को बनाने के लिए फिलहाल 3 कंपनियों को ही इजाजत मिली है, लेकिन हेट्रो फार्मा की कोविफॉर दवा ही बाजार में उपलब्ध है। ये दवा खुले बाजार में नहीं मिलती है। अस्पतालों के जरिए या ऑनलाइन डॉक्टरों के प्रेस्क्रिप्शन पर कंपनी ही इस दवा को मुहैया कराती है। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर विवेक गोगिया बताते हैं कि कोविड मरीजों के ठीक होने में ये दवा कितनी असरदार है ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन ऑक्सीजन पर चल रहे मरीजों को हम ये दवा देने की कोशिश करते हैं। इसको हम यूज़ कर रहे हैं जो मॉडरेटली सिक पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है, और जो पेशेंट्स जो स्टैंडर्ड अभी हम दवाइयाँ जैसे दे रहे हैं, सपोर्टिव है, ऑक्सीजन है या स्टेरॉयड है, उससे नहीं रिस्पॉन्सिव हैं, शुरू के समय में उन पेशेंट्स में रेमडेसिविर को यूज़ किया जा रहा है एज एन एंटीवायरल। जानकार बताते हैं कि इस दवा के ज़्यादातर स्टॉक को अमेरिका ने खरीद लिया था, लेकिन 21 जून को भारत सरकार की मंजूरी के बावजूद जब दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में ये दवा उपलब्ध नहीं है तो दूर दराज शहरों के हालात को समझा जा सकता है। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे बुरा असर झेल रही मुंबई में अब धीरे धीरे हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स मौजूद हैं, रिकवरी रेट भी अच्छी हुई है। सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। 80,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामलों वाले मुंबई शहर में अब धीरे धीरे हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। शहर में अब पहले की तरह बेड की कमी नहीं है। बीएमसी की ओर से 1 जुलाई के दिन जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शहर के कुल 19,205 बेड में से अब 6,942 बेड खाली हैं, तो वहीं आईसीयू के कुल 1,557 बेड में से 142 बेड खाली हैं और वेंटिलेटर के कुल 928 बेड में से 67 बेड खाली हैं। शहर में सबसे ज्यादा मामले वाले वार्ड में फोन लगाने पर हमें भी यही कहा गया कि बेड आसानी से मिल जाएंगे, पर आईसीयू और वेंटिलेटर मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अवेलेबल यानी बहुत डिफिकल्ट है। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है। ओके। बाकी नॉर्मल बेड्स अवेलेबल है। नॉर्मल बेड्स अवेलेबल है, लेकिन वेंटिलेटर और आईसीयू में इशू है। आईसीयू में इशू है। हाँ, लेकिन तो, है ना बेड्स या नहीं है? अब आपको मिल जाएगा, कहाँ पे वो गारंटी नहीं है, पर मिल जाएगा। मिल जाएगा। हाँ। अस्पतालों में बेड खाली होने का एक दूसरा कारण है डिस्चार्ज होने वाले मरीज। 2 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार मुंबई में कुल 80,699 कोरोना संक्रमित मामले हैं, जिनमें से एक्टिव मामले केवल 25,311 हैं, यानी 50,000 से भी ज्यादा लोगों को अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। शहर में बेड इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि जो रिकवरी के मामले हैं, यानी जो रिकवरी रेट है, वो एक्टिव रेट यानी एक्टिव जो मामले हैं कोरोना के, उससे ज़्यादा हैं। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अगर भविष्य में एक बार फिर से अगर मामले बढ़ते हैं तो क्या प्रशासन तब भी इतने बेड्स अवेलेबल करवा सकता है, और उसके लिए प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है, ये देखना अहम है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और कोविड से मुकाबले के लिए मदद करते नन्हे और युवा योद्धाओं की कहानी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। इधर हमने उधर इनका पूरा मेडिकल और कोविड से मुकाबले के लिए कुछ नन्हे और युवा योद्धा पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। 6 साल के एक बच्चे ने अपने 24 पेंटिंग बेचकर 54,000 रुपए जुटाए हैं। My name is Kavir Modi. I am 6 years old. I am donating the money which I get from my paintings to the श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर। कक्षा 1 के नन्हे कबीर मोदी कोरोना वॉरियर की लिस्ट के शायद सबसे छोटे योद्धा हैं। उम्र 6 साल है, हाथों में जादू है। अपनी 24 पेंटिंग को बेचकर 54,000 इकट्ठा कर श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर नाम की सामाजिक संस्था को दे चुके हैं, जो कोविड अस्पतालों में जरूरी सामान मुहैया कराने से लेकर जरूरतमंदों का पेट भर रही है। और ये हैं 21 साल की MBBS छात्रा मीरा मेहता। 6 साल की उम्र से ही 1.5 करोड़ से अधिक की दान राशि जुटा चुकी हैं। कोरोना लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अभी तक मीरा ने जरूरतमंदों के लिए 33 लाख से अधिक इकट्ठा किए हैं। इन्हें इस सेवा के लिए द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मिलने में मुझे बहुत ही खुशी है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिससे मैं मेरे NGO के बारे में, जो है श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर, और ज़्यादा लोगों को मैं बता सकती हूँ और फंड्स रेस कर सकती हूँ, जिससे ज़रूरतमंद को सहायता मिलेगी। मैं जो लॉकडाउन 14 साल की अलिका फारूकी, 19 साल के शर्जिल फारूकी, 15 साल के जीशान खान जैसे कई युवा योद्धाओं ने पैसे इकट्ठा कर कठिन वक्त में फंसे मुंबई वासियों की मदद की और अब भी कर रहे हैं। खाना पानी बांटने से लेकर यूं साथियों के साथ मजदूरों का फॉर्म भरना, उनके टिकट के इंतजाम से लेकर बस में बिठाने जैसी कई जरूरी सहायता इन्होंने की है। हम लोग धारावी से टी जंक्शन से बस के थाने तक माइग्रेट्स लेबर लोग को वहाँ भेजे, गांव अपने जगह पर, और स्नैक्स और खाने पीने का भी इंतज़ाम किए हम लोग। जो लोग अभी भी भूखे हैं, जैसे हमने जो भूखे हैं अभी, तो उन्हें अभी भी राशन हम दे रहे हैं। जैसे बहुत लोग का कॉल भी आता है कि हमें, तो हम उनके घर तक भी देकर आते हैं राशन। सरकार प्रशासन की कोशिशों के बीच ऐसे सैकड़ों सच्चे योद्धाओं ने कई जमीनी मुश्किलें आसान की हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।
और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।